और हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। जीपी शर्मा साहब हैं, अध्यक्ष मौसम विभाग स्काईमेट। डॉक्टर केजे रमेश से हैं जो कि पूर्व डीजी मौसम विभाग के। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड पूर्व सलाहकार एनआईडीएम। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के पास आना चाहूँगा। हमने देखा, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो तट हैं वहाँ से लोगों को पहले ही हटा दिया गया, लेकिन ये जो हमने देखी है तस्वीरें कि जो तट था जहां पर कि सुबह तक हमारे सहयोगी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो पानी में डूब चुका है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कि जो तैयारियां हैं हमारी सरकार की ओर से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या अन्य एजेंसियां हो, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या ये अपने आप में पर्याप्त होंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 से 5 मीटर तक की लहरें वो उठ सकती हैं। देखिए, सरकार ने काफी एहतियात बरती है और ये एक ऐसा साइक्लोन है जिसमें करीब 8 या 9 दिन इसको लग गए लैंडफॉल के करीब आते हुए। तो ये सबसे एक लॉन्गेस्ट अरेबियन सी का साइक्लोन है और इसमें एडिक्वेट या इनफ वार्निंग थी अखिलेश जी। दूसरी चीज देखिए, राज्य सरकारों ने लोगों को अर्ली वार्निंग दी, लोगों को इवैक्यूएट कराया। 1 लाख से ज्यादा लोग इवैक्यूएट कराए गए हैं। लेकिन देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, क्योंकि हर चीज तो आप ले नहीं जा सकते। तो लोगों की मवेशियां हैं, लाइफ स्टॉक है, या उनके जो और कुछ कीमती सामान है, तो आदमी इतनी आसानी से अपनी जो घर है या उसका जो रहन सहन का एरिया है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन सरकार ने एहतियात काफी ली है। जो फॉरवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे एनडीआरएफ की भी काफी टीम्स लगाई गई हैं, सेना को सतर्क किया गया है, एसडीआरएफ वहां लगी हुई है, नेवी को अलर्ट कर दिया गया है। इस तरह की जो एहतियात जो लिए गए हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए हैं, वो सरकार ने पर्याप्त लिए हैं। लेकिन नेचर की फ्यूरी अखिलेश जी ऐसी होती है कि उसको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। उम्मीद यही की जा रही है कि लैंडफॉल तो अब बहुत ही करीब है, कि जितना भी इसकी जो गस्टिंग है या जो इसकी विंड स्पीड है, जिससे जितना भी नुकसान है वो कम से कम हो। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, जो बात ब्रिगेडियर दत्ता कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक आपदा है, आप इसे रोक तो नहीं सकते, आप इसे लड़ नहीं सकते, लेकिन केवल बचाव ही अपना कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो आया है पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें, कि अब जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। जैसा कि खुद ब्रिगेडियर दत्ता बता रहे थे कि काफ़ी पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि ये तूफान आने वाला है। तो जब तूफान की चेतावनी आपको पहले मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपको तैयारियां करने का वक्त मिल जाता है। यस, ये तो सच बात है। लास्ट पर्टिकुलरली 2006 के बाद तब से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय नई बनाई गई सर्विसेज के लिए एक्सट्रीम वेदर का जो आईएमडी है, मौसम रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर प्रिडिक्शन का, और अर्थक्वेक के लिए नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, एंड देन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो उस अंतर्गत आईएमडी को मदद कर सकते हैं। ये सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाया गया। ओशन भी लाया गया, एटमॉस्फेयर भी लाया गया, एंड देन एटमॉस्फेयर सिस्मोलॉजी अर्थक्वेक वाला भी लाया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, काफी इन्वेस्टमेंट्स आया है, टेक्नोलॉजी आया है, न्यू मॉडल्स आया है। सबसे ज्यादा मॉडल चलाने के लिए बहुत तेज कंप्यूटर्स की जरूरत जो होती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की, उसकी जो है 3 बार अपग्रेडेशन हुआ। अभी तीसरी बार भी अपडेट हुआ है। उससे क्या हुआ, उससे 2006 से पहले हम 50-60 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे प्रिडिक्शन चलाते थे। अब आज की डेट में 9 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे चलाते हैं अगले 10 दिनों के लिए। आने वाली 3 दिनों के लिए 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर ग्रिड स्केल पे चलाते हैं। सो इतना फाइन स्केल की मॉडलिंग सिस्टम होने लगा है। उसकी वजह से फोरकास्टिंग स्किल बढ़ा है। ये 6 तारीख को जब ये जेनेसिस हुआ है इस साइक्लोन का लक्षद्वीप और केरल की तट पे, ये 6 तारीख को साइक्लोजेनेसिस होगा बोल के ये 1 तारीख से पता चल गया था। अच्छा। तो इतना अच्छा मॉडलिंग सिस्टम हो गया है, एंड उसकी इम्पैक्ट्स भी लैंडफॉल के सहित क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसका भी आकलन करने का प्रयत्न अब चल रहा है। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग हम लोग कहते हैं। फोरकास्ट देने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्राउंड पे, तो ये काम भी हो रहा है। उसकी वजह से डैमेज असेसमेंट अच्छी तरह से होने लगा है। बिल्कुल। जीपी शर्मा जी को लाना चाहूंगा। जो बात रमेश जी कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए जो डैमेज असेसमेंट है वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि जो हवाओं की रफ्तार है उसमें अगर हम जैसे उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की बात करें तब करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी।
अब जो बताया जा रहा है कि 100 से 150 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार होगी, तो ये रफ्तार जो है तूफान की, ये किस किस बात पर निर्भर करती है और ये आगे कब तक बनी रहेगी? जब लैंडफॉल होगा उसके आगे कब तक इसका असर रहेगा, कितना दूर तक इसका असर रहेगा और कब जाकर के ये तूफान शांत होगा? देखिए, तूफान के साथ जो हवा है, जो विंड स्पीड है, उसके कारण ही, उसके साथ साथ ही उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे ये स्टॉर्म शुरू में साइक्लोनिक स्टॉर्म, फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना, वेरी सीवियर हुआ, और थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीमली सीवियर, अति अत्यधिक प्रचंड जिसको कहा जाता है, वो भी बना। क्योंकि उसके साथ जो हवाएं हैं, जो उसके सेंटर के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं, वो जैसे ही जोर पकड़ती हैं, जैसे ही वो 167 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएंगी, तो वो अत्यधिक प्रचंड स्टॉर्म होगा। और आज के दिन में, क्योंकि जैसे जैसे ये स्टॉर्म आगे बढ़ा है, प्रिडिक्शन भी ऐसे ही थी। देखिए, जो अरब सागर के उत्तरी क्षेत्र हैं, जहां की अभी स्टॉर्म है, हालांकि उसके अगल बगल भी जो क्षेत्र हैं, लेफ्ट में ज्यादा मैं कहूंगा, धीरे धीरे उस तरफ तापमान समुद्र के कम होते हैं। और यह इसके साथ भी, और समुद्र के तापमान कम होने का मतलब है उसकी जो एनर्जी है वो उसमें भी थोड़ा कमी आएगी। कमी आएगी मतलब उसमें भी थोड़ा जो विंड स्पीड है वो कम हो जाएगी। और इसका लगातार पिछले आप 12 घंटे 18 घंटे से देखें तो थोड़ी विंड स्पीड पहले से कम हुई है। तो हाँ, पहले 160 किलोमीटर से भी ज्यादा थी, अभी थोड़ा कम है। और जैसे जैसे अभी तट के पास पहुंचेगा तो हो सकता है थोड़ी और कम हो जाए, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोन अभी भी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो शायद सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्टेज पर पहुंचेगा, जिसमें कि हवाएं 120 किलोमीटर की स्पीड तक रहेंगी। क्रूशियल स्टेज में पहुंच गया है साइक्लोन बिपरजॉय। अगले 6, 7, 8 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट, लैंडफॉल की शुरुआत हो जाएगी। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर कल भी आपके एनडीटीवी इंडिया 24/7 में भी, कि मुझे ये डर है कि कहीं लैंडफॉल का समय ज्यादा शिफ्ट होते हुए डार्क आवर्स में ना चला जाए, और ऐसा ही हो रहा है। हमेशा जो ऑपरेशंस हैं वो दिन में के समय होते रहे तो एजेंसीज को अच्छा रहता है, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन अपने बस में तो नहीं है। अब ये रात की तरफ चला जाएगा। और जैसे मैंने कहा, हवा की विंड स्पीड, इसके साथ अभी भी जो डैमेजिंग पोटेंशियल हवा और रेन का मिला के वो काफी ज्यादा रहेगा। बहुत सारी एहतियात बरतने की जरूरत रहेगी। नॉट ओनली जैसे लैंडफॉल स्टार्ट होता है, उसके प्रोसेस है एक, उसमें बहुत सारे घंटे लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल उसका जो डैमेज है आई पास होने तक ही सीमित रहता है। आई के पीछे काफी सारे उसके स्पाइरलिंग थिक बैंड रहते हैं, उसमें बहुत वर्षा होती है बहुत स्थानों पे। तभी मैंने कहा अगले लगभग 6, 7, 8 घंटे की बात करें, वो बहुत जरूरी रहेंगे। इसी में ही सब कुछ, जो भी स्टॉर्म का मेन डैमेजिंग पोटेंशियल है, अभी रियलाइज होने वाला है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए तीनों मेहमान। जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं कि एक चुनौती बड़ी सामने ये आई कि रात के समय ये तूफान टकरा रहा है, तो इसलिए जो बचाव राहत का काम है उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उम्मीद यही करें कि जो रफ्तार है उसकी वो धीमी हो। ब्रिगेडियर दत्ता, आपके पास आना चाहूँगा। जो हमारे सहयोगी सोहित कुछ देर पहले बता रहे थे कि काफ़ी लोगों को शेल्टर होम में पहुंचाया गया, खासतौर से मछुआरों को जिनके घर मजबूत नहीं होते हैं, पक्के घर नहीं होते हैं, और खासतौर से पेड़ गिरना हो या होर्डिंग्स गिरना हो, इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो किस तरह के एहतियात बरते जाते हैं इस तरह की परिस्थितियों में? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम, और आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसके तहत लोगों के पास, क्योंकि आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फोन्स है, और ये जो मास मैसेजिंग से कनेक्टेड होते हैं उनको अर्ली वार्निंग दी जाती है। वहाँ मोबाइल पेट्रोल्स भी लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करती हैं, और शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, वहाँ उनको लेके जाते हैं। आप देखिए, जब यस तूफान आया था या साइक्लोन आया था, तो उसमें करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया था। तो साइक्लोन मैनेजमेंट इंडिया में एक सक्सेस स्टोरी है, और इसमें करीब भारत देखिए करीब 30,000 करोड़ रुपया खर्च करता है इसके तहत। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ने भी इसकी बड़ी सराहना की है। तो लोगों को शेल्टर होम्स में जगह दी जाती है, उनके लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शेल्टर। और जो खासकर बुजुर्ग लोग हैं या उम्र दराज लोग हैं या जो लेडीज हैं, या क्योंकि इस तबके के लिए अलग से रिक्वायरमेंट होती हैं, या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए जाती है। लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट जो उसके लिए भी काफी इसमें मदद दी जाती है। और खासकर जो मछुआरे हैं, अखिलेश जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था, उनके जो नेट्स हैं और इस तरह की जो बोट्स हैं उन पे काफी डैमेज होता है।
तो जब पीडीए ने इसके पास होगा तो उनको जो असेसमेंट है उसके हिसाब से दिया जाएगा। उसमें प्रॉब्लम एक यही देखी जाती है, खासकर जो लोग हैं, क्योंकि कई बार हम बिल्कुल उसको जो सरकारी पैमाने हैं उससे उसको नाप देते हैं, या उससे कई बार इतने डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं कि ये जो बेचारा गरीब मछुआरा है उसके पास न तो उसने बोट को रजिस्टर कराया होता है, न उसके पास उसके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का कोई एक, कहते हैं ना कि इन गुड फेथ दे शुड गिव द कंपनसेशन और लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ऑफिसर्स का जनरली काम यही रहता है कि भाई वो एक असेसमेंट करें और एक बड़ा, कहते हैं ना कि थोड़ा हायर विजन लेके लोगों की मदद की जाए, क्योंकि पीपल आर ट्रॉमेटाइज्ड। बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग शेल्टर होम में चले गए हैं वो कब तक उनको इंतजार करना होगा कि मौसम जो है वो ठीक हो, तूफान जो है वो निकल जाए और खतरा जो है उसका टल जाए? तो कब तक ये एक समय सीमा इसके लिए कोई तय की जाती है कि बताया जाता है कि इतने समय तक आपको वहां रहना है? कल दोपहर तक पूरा नॉर्मल कंडीशंस एस्टेब्लिश हो जाएंगे। दोपहर के बाद शेल्टर होम्स में जो है वो धीरे धीरे जा सकते हैं। उनकी अगर लो लाइंग एरिया है तो पानी इनंडेटेड होगा तो पानी निकलने तक उन लोगों को रखना पड़ेगा। बट फ्रॉम द वेदर पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी पॉसिबल फॉर sending them back with clear weather conditions, improved conditions from afternoon। कल दोपहर के बाद फेयर वेदर हो जाएगा जी। लेकिन जेपी शर्मा साहब, ये जो खतरा है केवल गुजरात में नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि जो रास्ता है उसका वो गुजरात के बाद राजस्थान में जाएगा। राजस्थान में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है, वहां पर भी कई इलाकों में जो है तेज बारिश शुरू हो चुकी है। जीपी शर्मा साहब। नहीं, अभी बारिश शुरू नहीं हुई, रात को शुरू होगी। उधर गुजरात के ऊपर भी साइक्लोन पार करने, तट पार करने के बाद साइक्लोन के पीछे भी काफी बारिश है। अच्छा। वो सब जो है पहले कच्छ और ये रन ऑफ कच्छ पार करेगा, उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो है सिंध प्रांत है उसको आएगा। कल दोपहर तक बाड़मेर और उदयपुर की रीजन में बारिश पहुंचेगा, बट पूरी रात बारिश चलेगी। बाड़मेर में एक्चुअली बाढ़ की सूचना संभावना भी दिया गया है मौसम विभाग से। तो वहां पर किस तरह का असर रहेगा? ये आपने कहा कि बारिश तो होगी, लेकिन हवाओं की अगर हम बात करें तो क्या रफ्तार? हवा तो पहले ज्यादा पूछा नहीं था होगी, कि 40-50 किलोमीटर की रफ्तार होगी बाड़मेर और उधर एरिया में। ऑलरेडी 80-90 का तो किलोमीटर पर आवर की तेजी से हवाएं चल रही है गुजरात की तट पर। जो पूरा रात साइक्लोन पार कर देगी तो और वीकेंड होगा। तो हमारा जो वेस्ट राजस्थान बाड़मेर रीजन पहुंचने तक तो 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं होगा हवाएं। तो 40-85 किलोमीटर की रफ्तार, तो यानी ये माना जाए कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है? खतरा इतना नहीं है, बट बारिश तेज है। तेज बारिश वाली माहौल बाड़मेर, उदयपुर, इवन ग्वालियर तक भी अगले 3 दिनों में देखा गया। और कुछ अगर इसके बारे में प्रकाश डाल सकें आप कि क्यों बनते हैं ये तूफान, आखिर क्या कारण है? क्योंकि ये हाल ही के वर्षों में देखें तो दूसरा एक बड़ा तूफान है जिसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। ये एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान तो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ओशन में भी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन में भी बहुत ज्यादा वार्मिंग हुई है। उसके फलस्वरूप बे ऑफ बंगाल के मुकाबले अरेबियन सी में जो ऊपर की जो 700 मीटर की पानी है, डेप्थ टॉप 700 मीटर का जो पानी है, उसमें जो हीट पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है 2015 के बाद। बे ऑफ बंगाल के मुकाबले ज्यादा हीट ओशन में रहने की वजह से एटमॉस्फेयर जब भी फेवरेबल हो जाता है, साइक्लोजेनेसिस होता है। साइक्लोजेनेसिस होने के बाद रैपिड इंटेंसिफिकेशन का जो माहौल बन जाता है, ज्यादा हीट ऊपर तला ओशन में रहने की वजह से अरेबियन सी में वो बहुत ज्यादा तेजी से हीट पोटेंशियल बढ़ा है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह का एहतियात बरता जाना चाहिए और किस तरह के हालात अगले 24 घंटों में रहने वाले हैं।